गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है दैट इज़ योर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हम लोग आज लेक्चर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, करंट का जनरल मतलब इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं होता है। जनरली होता है ना कि इसको करंट मार दिया। तो करंट का मतलब जनरल वे में फिजिक्स के सेंस में देखा जाए तो करंट का एक्चुअल मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी हो। मतलब करंट का जो बेसिक मतलब है हमारा वो क्या है? एनी मटेरियल या एनी मैटर विच कैन फ्लो कंटिन्यूअसली। इस कैटेगरी में हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है एयर, तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, एयर करंट्स। दूसरा आता है आपका वाटर करंट्स भी होते हैं। और तीसरा आता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आपके लिए बेसिक मतलब यही होना चाहिए कि भाई करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में, देन दैट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल करंट्स। मतलब कहने का कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअसली लगातार फ्लो होते रहते हैं, जैसे पानी की स्ट्रीम फ्लो होती है, एयर की स्ट्रीम फ्लो होती है, देन दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल करंट। तो सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या मिलेगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका प्रोटॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोटॉन की ही डायरेक्शन में मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से एक हम लोग अजम्पशन ले सकते हैं, देख सकते हैं बेसिकली कंफर्म तरीके से कि करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन। तो कंडक्टर्स में बेसिकली हमें जो भी करंट ऑब्टेन होता है दैट इज मेनली ड्यू टू ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही केवल हमें कंडक्टर्स में करंट मिलता है। बेसिक डेफिनेशंस करने कंडक्टर की ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेज विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट को पास होने देते हैं। सो दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज योर कंडक्टर्स, या कहें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ठीक, फिर आता है हमारा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं इंसुलेटर्स जो कि अपने थ्रू करंट को पास होने नहीं देते। तो एनी सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितना फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज योर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल करंट। जैसे आप लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रखा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो क्या है यहाँ पे? डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो रेट का बेसिक या जनरल मतलब कहें तो होता है एनी पैरामीटर डिवाइडेड बाय टाइम। तो करंट का मतलब होता है कि Q अपॉन T। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि Q की वैल्यू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। आपका जो ये इसकी यूनिट आती है NE की, या कहें Q की यूनिट, ये आती है कूलम। कूलम पर सेकंड इसकी बेसिक यूनिट होती है। इसको हम लोग एम्पियर्स भी बोलते हैं, या कहें कूलम सेकंड इनवर्स को हम लोग एम्पियर या एम्प्स भी बोलते हैं। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज योर एम्पियर्स। और ये बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी आपका इलेक्ट्रिकल करंट भी लिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेज करंट की, एवरेज करंट का मतलब होता है कि आई एवरेज, ये होता है आपका चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हमारा डेल्टा टी जो है जीरो की तरफ जाने लगे, मतलब अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है,
तो हमारा डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा और आई इंस्टेंटेनियस हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी बन जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, या कहें कि डी अपॉन डी टी ऑफ चार्ज। ये बात याद रखिएगा कि आपका जो चार्ज होगा ना वो क्या होगा, इट विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। इतना फिलहाल आप लोग अभी नोट करें। तो इसको रफ कर देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने दो तरह के करंट के बारे में पढ़ा, एक तो एवरेज करंट और एक दूसरा क्या पढ़ा, इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब द करंट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे कह दे कि आपको चार्ज दे दिया, मान लो चार्ज देने के बाद, चार्ज क्या है, एक फंक्शन वेरिएबल है टाइम का फंक्शन है, चार्ज का जो फंक्शन है उसमें एक वेरिएबल है वो टाइम है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने आई इंस्टेंटेनियस के बारे में क्या पढ़ा, आई इंस्टेंटेनियस के बारे में पढ़ा कि ये डी क्यू अपॉन डी टी होता है, या कहें कि ये डी अपॉन डी टी ऑफ क्यू होता है, चार्ज। एक एग्जाम्पल है कि फाइंड द करंट एट t is equals to 2 seconds if the charge is given by 3t square plus 5t minus 6। तो ये फॉर्मूला हमको अच्छे से याद है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस d अपॉन डी टी ऑफ q इज इक्वल टू, ये i के बराबर होता है, i इंस्टेंटेनियस। तो हम क्या करेंगे, d अपॉन डी टी, q जो भी है क्या लिखेंगे, 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। बेसिक रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, d अपॉन डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस d अपॉन डी टी ऑफ 5t माइनस d अपॉन डी टी ऑफ 6। हमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, x की पावर n डी बाई डी एक्स क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो 3 बाहर आएगा, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, इसमें 5 बाहर आएगा, t का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0। दैट मीन्स कि यहाँ आएगा 6t प्लस 5 जो कि हमें मिल गया आई इंस्टेंटेनियस का फंक्शन मिल गया, दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमें पता करना था एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, तो आई इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 5, 6 2 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17 एम्पियर्स हमारा आंसर हो गया। इसे जल्दी से आप लोग नोट करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे। ठीक, चलिए अब हम लोग जानेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। R से डिनोट होता है। अब देखिए, रेजिस्टेंस होता है करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाला, मतलब एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसको डिनोट ऐसे करते हैं, देखिए जिगजैग में। एक तरह से ये करंट के लिए स्पीड ब्रेकर है, और इसकी SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट इज ओम्स, इसको ओम कहते हैं, ठीक। रेजिस्टेंस क्या है, The obstruction offered to the flow of current is called as your electrical resistance, और इसको इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन, ठीक। और रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसे बोलते हैं कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस किसी चीज़ की एबिलिटी होती है, किसी चीज़ करंट को रेजिस्ट करना, उसी तरह कंडक्टेंस उसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको यूनिट क्या बनेगी ओम इनवर्स, क्योंकि नीचे ओम रहेगा, ऊपर आएगा ओम इनवर्स। मतलब कोई चीज़ जितना ज़्यादा रेजिस्टिव होगा उतना ही कम कंडक्टिव होगा, या कोई चीज़ जितना कम रेजिस्टिव होगा उतना ही ज़्यादा वो कंडक्टिव होगा। तो कंडक्टेंस क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, the reciprocal of resistance is called as resistance। क्लियर है ये बात। अब हम लोग पढ़ेंगे
पोटेंशियल या कहें वोल्टेज या इसको पोटेंशियल भी कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग V से। ये सब चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। वोल्टेज इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका एक बेसिक आइडिया आप समझ लीजिए कि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो एक्सटर्नल वर्क डन किया जाएगा पर यूनिट चार्ज, दैट विल बी कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज या एनी अदर चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसकी यूनिट होती है वर्क डन किसमें होगा, जूल पर कूलम, और इसी को एज अ कंबाइन में हम लोग वोल्ट से बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। देखो भैया, ओम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at constant temperature and pressure, voltage is directly proportional to the current। इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब हुआ कि वोल्टेज और करंट क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। मतलब अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो आपका करंट भी बढ़ जाएगा, आपने वोल्टेज को घटाया तो आपका करंट भी घट जाएगा। इसका क्या मतलब होता है? डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, याद रखिएगा एक कांस्टेंट आता है, ये वही कांस्टेंट है। तो यहां से कहें कि रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट गिव्स आउट अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज योर रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। याद रखिएगा m से आपका है मास ऑफ कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग, और l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ये है आपका रिलैक्सेशन टाइम, और ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एक हमारे पास ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, मान लीजिए ये हमने L मान लिया लेंथ है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इसका m मास है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो ओम्स लॉ इतनी बात करते हैं बेसिकली अपने थ्योरम में। इसका थोड़ा सा हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, जो आप लोगों को प्रैक्टिकल भी कराया गया होगा हाई स्कूल में अगर याद हो तो, और नहीं कराया गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ओम्स लॉ, जैसे मान लो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, ठीक। एक्स एक्सिस में हमने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया, ये आपका ओरिजिन है 0,0 और ये आपका करंट है, ठीक है। अब देखिए 0 वोल्ट था तो करंट भी हमारा 0 था, पहला पॉइंट हमें ये मिल गया। जब हमने वोल्टेज को 2 वोल्ट किया तो करंट की मान लो एक कोई वैल्यू मिल गई 0.5, ये एम्पियर्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का पॉइंट ये क्या बनेगा, अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये बन गया, ये क्या है 2 वोल्ट 0.5 एम्पियर्स। हमने मान लीजिए वोल्टेज बढ़ाया 4 वोल्ट्स कर दिया, तो मान लो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया नहीं, मान लो नहीं, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रैक्टिकल कराया जाएगा आप लोगों को स्कूल में, ठीक। तो यहाँ पे ये मिल गया हमको, हमने वोल्टेज को 6 वोल्ट्स कर दिया तो हमारा करंट बढ़ गया ऑलमोस्ट 1.5 चला गया, ठीक। हमने वोल्टेज को 8 वोल्ट्स कर दिया, करंट पहुंच गया 2.0 एम्प्स। तो ये पॉइंट हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, इन सब को जब मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से क्या पता चला, V प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे आप गौर कर सकते हो कि वोल्टेज में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है। और याद रखिए यहाँ पे जो स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या होता है आपका, m होता है, और ये क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो m जो निकलेगा यहाँ पे वो क्या होगा, चेंज इन y एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है, आपका करंट चेंज हो रहा है, और x एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है। याद रखिएगा आपका जो रेजिस्टेंस होगा, आपका रेजिस्टेंस होगा 1/m। क्यों? क्योंकि 1/m की जगह क्या लिखोगे, डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। ये पलट के ऊपर जाएगा तो I बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। इसी को डायनामिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस।
इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। यहाँ पे आपने अच्छे से देखा कि हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो हमें करंट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हमने 0 से 2 वोल्ट पे आए तो करंट भी 2 एम्पियर पहुंच जाए ना, करंट बढ़ेगा इस बात की गारंटी है। कितना बढ़ेगा ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिसाइड करता है। जैसे हमने 2 से 4 वोल्ट किया, यहाँ पे 2 वोल्ट का इंक्रीमेंट किया तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि 2 एम्पियर ही बढ़ जाए, यहाँ बढ़ेगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी केवल इस बात की गारंटी देती है कि जब भी आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा, भले ही 10 वोल्ट बढ़ाओ 0.1 एम्पियर बढ़े, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ये है इस ओम्स लॉ का मतलब। इसे आप लोग नोट करें, फिर हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ फॉर ओम्स लॉ। पढ़ेंगे हम लोग प्रूफ फॉर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का प्रूफ। तो पहले तो ये जाने ओम्स लॉ क्या था कि वोल्टेज अपॉन करंट या रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और द कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ ए। ठीक, हमें प्रूफ करना है कि V/I इतना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग यहां पे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इनसाइड अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कब करता है और क्यों करता है। सबसे पहली बात, कंडक्टर के अंदर नेचुरली जब तक उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज सोर्स ना दिया गया हो या कोई पोटेंशियल ना दिया गया हो, तो उसके अक्रॉस क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो ये रैंडम मोशन होने की वजह से एक दूसरे को कोलाइड करते रहते हैं। जब कोई चीज़ मान लो इसी रूम में जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं या आपके क्लासरूम में, अगर स्टूडेंट्स रैंडम मोशन करेंगे, इधर उधर भागेंगे, बहुत तेज वेलोसिटी से भागेंगे, तो ओवरऑल कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रॉन्स इन स्पाइट ऑफ मूविंग कैन नॉट गिव द इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इनकी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये एक दूसरे को टक्कर मार मार के क्या करते हैं, उनका नेट मोशन क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करें, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। इसके अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। जैसे मान लीजिए हमने ये अप्लाई कर दिया। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये मान लो V वोल्टेज लगा दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इन सब इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में अलाइन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत होते हैं, लेकिन एक एस्टिमेशन के लिए बना दे रहा हूं यहाँ पे रफली। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इन सबको एक डायरेक्शन में अलाइन कर देगा और इनको एक डेफिनेट वेलोसिटी से आगे मूव कराएगा, एंड दैट डेफिनेट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए हमारा करंट तो ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे करंट जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, करंट जा रहा है ना। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप समझें, इसको छोटा सा लिख सकते हैं VD, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस अ कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड एज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अब आप समझिए इस बात को कि कैसे फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है। भाई आप ये समझो, इलेक्ट्रॉन को कोई एक फोर्स जो होगा वो प्रेशराइज कर रहा होगा, भाई इधर जाओ। तो अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो कितना होगा, F इजिकल टू आपका ma। तो इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो A इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा, F अपॉन m आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन फोर्स लगा सकता है, एक वोल्टेज सोर्स, मतलब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हमने पढ़ रखा है वोल्टेज इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज ग्रेडियंट भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो किसी चार्ज पे फोर्स लगा सकती है। तो हमने क्या पढ़ रखा है, सिंस E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q, तो F इज इक्वल टू कितना होगा, QE, और Q यहाँ पे कितना है, इलेक्ट्रॉन है, तो EE हो जाएगा, है ना। इसको उठा के किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो A कितना आ जाएगा भाई आपका, F की जगह E कैपिटल E, और अपॉन M आ गया। और हमने क्या पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इज नथिंग बट द वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ रखेंगे तो एक्सेलरेशन आपका क्या मिल जाएगा, E अपॉन M, तो एज इट इज़ लिख दो जो लिखा था, और इलेक्ट्रिकल फील्ड की जगह क्या लिखेंगे, V/L, तो EV अपॉन ML, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये निकल आया इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन।
ठीक, अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स किस चीज़ की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ये है बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी। एंड एवरेज कैसे निकलता है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 कहाँ तक गए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मान लो। एवरेज कैसे निकलता है, सबको टोटली जोड़ दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैरामीटर्स। हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ रखा है कि v इज टू होता है u प्लस ए टी। यहाँ टी ना लेके टाउ ले लेंगे। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स या टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन रैंडमली आ रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन आया, ये टकराया, ये टकरा के सेपरेट हुए, तो ये इधर कहीं और जाके टकराएगा, ये इधर कहीं और जाके टकराएगा। तो जो दो कोलिजन, दो एक के बाद एक जो कोलिजन होगा इनका, उसके बीच में जितनी देर के लिए इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करेंगे उसी को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, क्योंकि एक दो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसलिए जब पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हों तो उनका एवरेज लिया जाता है। तो यहाँ पे हम उठा के रखेंगे जब, तो वी हमारा क्या मिल जाएगा, v1 की जगह क्या लिखेंगे, u1 प्लस ए। एक्सेलरेशन सबका सेम है और टाइम अलग अलग है, तो ये क्या है, v1 की जगह u1 प्लस ए टाउ 1 और v2 की जगह u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस डैश 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 मान लो ऐसे ही है un प्लस ए टाउ n और होल डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे यहाँ पे n कर देंगे। तो हम सारे u1 प्लस u2 प्लस u3 को एक साथ कर लें, दैट मीन्स कि vd आपका आ जाएगा u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 कहाँ तक गए, un तक गए। एक साथ कर लिया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस देखो सारे एक्सेलरेशन में सबका एक्सेलरेशन सेम है ए टाउ, तो सब में से ए अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश 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 कहाँ तक गए, टाउ n तक गए। और होल डिवाइडेड बाय क्या है, n। और n को अगर हम 20 से स्प्लिट करेंगे, इस n को स्प्लिट करेंगे तो इसमें जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो भैया सिंस एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0 थी, तो ये क्या है, सारी इनिशियल वेलोसिटीज का क्या है, एवरेज है। तो ये क्या है, एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनिशियली जितनी भी एवरेज वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन की वो क्या थी, 0 थी, इसीलिए तो नेट मोशन 0 था। तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो वी कितना आ गया आपका, ये तो 0 हो गया, प्लस ए। और ये क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन के रिलैक्सेशन टाइम का एक एवरेज है। एवरेज कैसे निकलता है, सारे टाइम को जोड़ दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैरामीटर्स टेकन। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टाउ। टाउ क्या है, सारे रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज है। दैट मीन्स कि वी इज इक्वल टू आपका आ गया ए टाउ। और ए टाउ आने के बाद ए की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या आएगा, ई वी अपॉन एम एल। ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई और ये टाउ लिख दिया यहाँ पे। तो ये तो आ गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक, अब अगर हम बात करें चार्ज कितना जा रहा है, तो चार्ज के बारे में आप समझिए कि सिंगल चार्ज है तो ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो एन ई। ठीक, और ए एरिया से फ्लो हो रहे हैं और वी डी इंटू यहाँ पे टी कर देंगे। ये क्या है, एरिया इंटू लेंथ क्या है आपका, वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग थ्रू अ वी वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ पे कर दिया। Q इज इक्वल टू कितना आएगा, ये तो आ गया। अब करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू कितना आएगा, Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू कितनी है, NEA VD इंटू टी और होल डिवाइडेड बाय T। तो यहाँ से हमको करंट की एक फाइनल वैल्यू मिलेगी, I इज इक्वल टू NEA और छोटा सा यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD लिख देंगे। ठीक, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू वी वॉल्यूम, एरिया इंटू ये क्या है, लेंथ। लेंथ क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। इसे आप लोग नोट करें। तो भाई I इज इक्वल टू कितना आया है हमारा, I इज इक्वल टू आया है NEAVD। ठीक, VD क्या है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और VD की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो I इज इक्वल टू NEA और VD की जगह क्या आएगा, EV अपॉन ML मल्टीप्लाइड बाय टाउ। हमारा टारगेट क्या था, V बाई आई की वैल्यू निकालना। तो V और I को एक तरफ कर लो, I इधर भेज दो, V यहाँ पे है तो V बाई आई, और बाकी सबको इधर भेज दो। तो क्या आएगा, ML अपॉन NEA और मल्टीप्लाइड बाई ई टाउ। V तो इधर ही रहेगा ना, NEA मल्टीप्लाइड बाई ई टाउ।
एन ई ए मल्टीप्लाइड बाई ई टाउ, और ये आई नीचे भेज दो, वी बाई आई। तो क्या होगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए इज इक्वल टू वी बाई आई। तो यहाँ से ये पता चला कि v बाई आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, जो कि हमारा r के बराबर है। देखिए मास ऑफ कंडक्टर जनरली खत्म नहीं होता, अगर आप रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेंथ भी सेम रहती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। तो ओवरऑल ये पता चला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 1 में हमने ओम्स लॉ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से, और इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट करके ही इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा ओम्स लॉ को रिवाइज कर लेते हैं। ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओवरऑल जो रिजल्ट आता है ओम्स लॉ का वो आता है V अपॉन आई इज इक्वल टू R, जो कि हमारा होता है ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। और हमने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि V बराबर हमारा क्या होता है IR। अब अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की, तो हमने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला था कि V इज इक्वल टू हमारा IR होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब किसी भी वायर का या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस वाली एक्सप्रेशन को अलग से लिखेंगे। ये होता है ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, और हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ R। R मतलब आपका रेजिस्टेंस। ठीक, अब एक बात आप बताइए, जैसे कि हमारे पास हमने पढ़ा है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे भाग रहे होते हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल लगाने के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होते हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी मैटर का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बढ़ती है मोस्टली, और इलेक्ट्रॉन्स और तेज़ी से भागते हैं। अब आप ये इमेजिन करो कि एक रूम है और रूम के अंदर लोग नॉर्मली रैंडमली चल रहे हैं, या किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में मान लो चल रहे हैं एक छोटे से रूम के अंदर। तो अगर वो स्लोली चल रहे हैं तब आपस में कोलाइड करने के चांसेस बहुत कम होंगे, कम से कम कोलाइड करेंगे। लेकिन अचानक से उनकी भागने की वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी तो वो ज़्यादा जल्दी कोलाइड करेंगे। अगर वो ज़्यादा जल्दी कोलाइड करेंगे तो उनका दो कोलिजन के बीच में रिलैक्स करने का जो टाइम था वो घट जाएगा। तो यहाँ पे ये समझना है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टाउ डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ा मतलब टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, इसको शॉर्टकट में समराइज कर लें तो हमारा क्या होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा मतलब डिनोमिनेटर घटेगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमारा टाउ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक, फिर से इस बात को समझें कि हमने जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमारा रिलैक्स करने का टाइम क्या हो गया, कम हो गया। रिलैक्स करने का टाइम डिनोमिनेटर जब घटा तो ओवरऑल सिस्टम हमारा डिनोमिनेटर घटने से बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, या कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। दैट इज व्हाई न्यूमरेटर ड्यू टू डिक्रीज इन डिनोमिनेटर द होल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो यहां से कह सकते हो कि टेम्परेचर, या टेम्परेचर थोड़ी ना बना रहा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से टेम्परेचर, रेजिस्टेंस में
टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ से ये कंक्लूजन हमने निकाल लिया। अभी तक हमने ओम्स लॉ को क्या पढ़ रखा था कि हमारा रेशियो कांस्टेंट होता है, लेकिन अब क्या है, टाउ घटने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा, रिलैक्स करने का टाइम घटा, रिलैक्स करने का टाइम घटा तो रेजिस्टेंस हमारा घट गया। फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा हो गई तो और तेज़ी से भागने लगे और जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, और जितनी जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे उनके रिलैक्स करने का टाइम क्या हो जाएगा, ओवरऑल घट जाएगा। और इस रिलेशन में देखें तो ये टाउ घटेगा तो ओवरऑल सिस्टम बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the resistance of the conductor also increases. This is applicable only for conductors, not for semiconductors. Semiconductors के साथ अलग मामला है, बेसिकली उल्टा मामला है। और टेम्परेचर अगर मान लीजिए घटाते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़ा स्लो भागेंगे तो टाउ हमारा क्या होगा, टाउ हमारा बढ़ जाएगा। ज़्यादा देर तक रिलैक्स करेंगे, टाउ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एंड ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। तो ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस फॉर्मूले का हम लोग बेसिकली करने जा रहे हैं ऑपरेशन। R इज इक्वल टू m अपॉन NE स्क्वायर टाउ मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन A। इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लिया। देखिए है वही चीज़ ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A, लेकिन हमने अलग तरीके से लिख लिया। देखिए नॉर्मल कंडीशन में अगर हम किसी मेटल को काट के अलग नहीं कर रहे हैं किसी पार्ट को, तो हमारा ये कंपोनेंट बेसिकली सेम रहेगा। लेकिन एक चीज़ में हमारा चेंज आ सकता है, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो कैसे हो सकता है, जैसे मान लो हमारे पास कंडक्टर है और इसको हमने स्ट्रेच कर दिया। क्या कर दिया, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिकुड़ जाएगा और लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। तो इनिशियली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A है और लेंथ आपकी L है तो स्ट्रेच करने के बाद लेंथ आपकी बदल जाएगी L डैश, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका बदल जाएगा। तो एक चीज़ इसमें है जो नहीं बदल सकते आप, जैसे वाटर की डेंसिटी या किसी भी मटेरियल की डेंसिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे डिपेंड नहीं करती। और जो चीज़ क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे डिपेंड नहीं करता उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। मतलब जैसे आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर बॉडी में एक जगह का मेजर करो या हर जगह का मेजर करो, सेम आएगा। माथे पे उंगली रख के चेक करो या पूरे मुंह पे चेक करो, टेम्परेचर क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे डिपेंड नहीं करता। क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे जो चीज़ डिपेंड नहीं करती उन प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और जो क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे डिपेंड करती हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका डेंसिटी हो गया, आपका विस्कोसिटी हो गया, और आपका ये टर्म पूरा। और इसी पूरे टर्म को हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका ग्रीक नाम है रो, और इसको हम लोग रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक का मतलब ये फिक्स रहता है एक डेफिनेट मटेरियल के लिए, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है। इसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो यहां से समझ में आया कि रो नहीं है, सिग्मा है, ये सिग्मा लिख दिया गलती से, ये एक्चुअल में रो होता है। ठीक है, तो रो हमारा क्या है, m अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ठीक, तो जो मसला रेजिस्टेंस के साथ हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, तो यहां पे रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घट रहा था तो यहां पे रेजिस्टिविटी भी घटेगी, क्योंकि टाउ वाला रिलेशन यहां पे भी है। ठीक है, अब ये हो गया रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला R इज इक्वल टू क्या बनेगा, रो L अपॉन A, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां से निकालना चाहे तो रो इज इक्वल टू कितना आएगा, RA बाई L। और यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, और लेंथ किस में होती है, मीटर में। तो ये और ये कैंसिल करेंगे तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बनेगी, ओम मीटर। इतना आप लोग फिलहाल नोट करें। तो ये आपका था रेजिस्टिविटी का रिलेशन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंजिंग ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर चेंज का क्या असर होता है, ये आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या हुआ करता था, कंडक्टेंस, उसी तरह से रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, कंडक्टिविटी। तो इसी चीज को हम लोग अभी कवर करने जा रहे हैं।
आप लोग वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव तो है नहीं, लाइव भी होगा तब भी रिकॉर्डेड होकर यूट्यूब में अपने आप आ जाता है। तो रेजिस्टिविटी, अब हमारा आता है सिग्मा, इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। और सिग्मा बराबर होता है रो का रेसिप्रोकल, और रो का रेसिप्रोकल 1/रो की जगह क्या लिखेंगे? RA/L। तो सिग्मा कितना आ जाएगा? L/RA, और यहाँ पे यूनिट क्या बनेगी? लेंथ की क्या होती है? मीटर होती है, और रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये और ये कट गया, ऊपर आएगा तो ये बनेगा ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। तो ये आपका हो गया। और जैसे कि आपका हमने पढ़ा था ना कि सिग्मा रो इज इक्वल टू कितना होता है? m/ne² टाउ। तो रो आपका m/ne² टाउ, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? इसी का रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा? ne² टाउ/m। ठीक है, इसे आप लोग फिलहाल नोट करें। अब हम लोग रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले के बेस पे एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ स्ट्रेचिंग अ वायर। एक वायर को स्ट्रेच कर देते हैं तो होता क्या है बेसिकली। तो अगर है कि है, अगर मान लो इफ़ अ वायर इज स्ट्रेच्ड, एक वायर को स्ट्रेच किया गया, स्ट्रेच्ड 10% ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। देखो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या स्ट्रेच करने से रेजिस्टेंस में चेंज आएगा भी या नहीं आएगा, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे मान लो कि R क्या है? R इज इक्वल टू क्या है? ρL/A। ये तो भाई साहब हमारे कांस्टेंट हैं, ये बदलेंगे नहीं अगर मटेरियल नहीं बदल रहा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी किसी कंडक्टर या वायर की, तो उस कंडक्टर ही वायर होता है बेसिकली, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। और R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। तो ये बात समझ में आई। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, इसके सोल्यूशन पे आते हैं बेसिकली। तो अगर देखें इनिशियली क्या था ज़रा बताएं। नॉर्मल मान लो R हमारा था ρL/A, मतलब कि हमारा कंडक्टर क्या था? ऐसे था, ये मान लो कंडक्टर था, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये इसकी क्या है? L लेंथ है। इसे नोट करें आप लोग ज़रा। इनिशियली क्या था? इसकी लेंथ L थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था? A था। अब हम लोग बात करेंगे आफ्टर स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेच करने के बाद इसका क्या हशर हुआ बेचारे का? आफ्टर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिकुड़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेंथ क्या हो गई आपकी? L', और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? A'। यही तो होता है, किसी लीनियर चीज़ को आप खींच देते हो तो वो सिकुड़ के लेंथ लंबी हो जाती है। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और लेंथ एक्सपैंड हो जाती है। अब लेंथ के बारे में अगर हम लोग समझें यहाँ पे, तो लेंथ दो चीज़ों का मिश्रण है, मतलब दो चीज़ों से बनी है भाई। एक तो इसमें मान लो यहाँ तक इनिशियल लेंथ तो थी ही, इनिशियल लेंथ तो अभी भी रहेगी ना, और प्लस इसमें ये क्या है जो बढ़ा है? ये क्या है? 10% ऑफ L है। तो L' क्या होगा? इनिशियल लेंथ तो है ही है, साथ में 10% ऑफ L तो है ही। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा? R' बराबर क्या हो जाएगा? रो, और जो भी लेंथ है L'/A' हो जाएगा। अब L' और L में हमें रिलेशन निकालना है बेसिकली। तो हमें यहाँ पे पढ़े हुए हैं ऑलरेडी कि हमारे पास क्या होता है? सिंस L' इज इक्वल टू L प्लस 10% ऑफ L। तो L प्लस 10% का मतलब 10/100 इंटू L, तो ये कितना आएगा? 0.1 L। तो आपका L' कितना आ गया? L प्लस 0.1 L, तो ये L' कितना आ जाएगा? 1.1 टाइम्स ऑफ L। तो यहाँ से निकला कि L'/L कितना आएगा? 1.1 आ जाएगा। ठीक, अब हमें पता है कि चाहे वायर को स्ट्रेच करो, चाहे तोड़ो, चाहे मरोड़ो, मतलब तोड़ना नहीं है, मरोड़ना है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, उसका वॉल्यूम आप नहीं चेंज कर सकते जब तक आप उसको काट नहीं रहे हो। तो वॉल्यूम, सिंस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या होता है?
वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर। तो वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। ठीक, बिफोर स्ट्रेचिंग वॉल्यूम को फॉर्मूला क्या बताया था? एरिया इंटू लेंथ, और आफ्टर स्ट्रेचिंग कितना हो जाएगा? ए डैश इंटू एल डैश। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आएगा कि ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल। वॉल्यूम का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ये हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, लेकिन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज कॉल्ड एज योर वॉल्यूम। तो इनिशियली कितना वॉल्यूम था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। फाइनली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश हो गया, तो ए डैश लिख दिया, लेंथ क्या हो गई? एल डैश हो गई, तो इसको एल डैश लिख दिया। इनमें से रिलेशन क्या निकाले? ए डैश नीचे ले आए और एल को एल डैश के नीचे भेज दिया, ये मिल गया। और देख लीजिए एल डैश अपॉन एल आपका कितना है? 1.1 है। देखिए एल डैश अपॉन एल अगर 1.1 एल है और ए अपॉन ए डैश एल डैश अपॉन एल के बराबर है, तो दोनों बराबर हो गए ना तीनों आपस में। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो हमारी ये क्या थी? ये फर्स्ट इक्वेशन थी। ये क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हम अगर बात करें सेकंड इक्वेशन कहाँ गई हमारी? ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, या उल्टा कर लें कि सेकंड इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो आर डैश अपॉन आर, आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा? रो एल डैश अपॉन ए डैश अपॉन, ये लिखना है रो एल अपॉन ए। ठीक है ना? अब देखिए रो से रो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो कितना आएगा? ये एल डैश अपॉन ए डैश इंटू ए अपॉन एल डैश, ए अपॉन एल। देखिए एल अपॉन ए ऊपर जाएगा तो एल ए बाई एल हो जाएगा, एल अपॉन ए नीचे से ऊपर जाएगा तो ए बाई एल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको ज़रा अगर हम अच्छे से लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस क्या आएगा? आर डैश अपॉन आर हमारा किसके बराबर है? एल डैश अपॉन एल एक साथ लिख लें, ए अपॉन ए डैश एक साथ लिख लें, तो एल डैश अपॉन एल एक साथ इंटू ए अपॉन ए डैश एक साथ। ठीक, तो देखिए ए अपॉन ए डैश और एल डैश अपॉन एल दोनों की वैल्यू कितनी है? 1.1। तो इसके जगह भी 1.1 और इसके जगह भी 1.1, तो 1.1 इंटू 1.1 कितना हो जाएगा? ये 1.21। तो आपका आर डैश इज इक्वल टू आर उधर भेज दोगे तो 1.21 टाइम्स आर हो जाएगा। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज द लेंथीएस्ट मेथड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए जैसे आपका नीट हो गया, आपका जेई हो गया, उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी। लेकिन दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। चलो भाई, स्ट्रेचिंग अ वायर वाला कॉन्सेप्ट आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब इसकी हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे एक बार में इसका आंसर निकालना है। इसमें यह था, सिंपल सी बात थी कि वायर को हमने 10% इनिशियल लेंथ से खींच दिया था, मतलब स्ट्रेच कर दिया था, जिससे वो उसकी लेंथ एक्सटेंडेड हो गई थी। और जाहिर सी बात है लेंथ एक्सटेंड हुई है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सिकुड़ गया होगा, कम हो गया होगा, है ना। तो इसकी हम समरी आपको ओवरऑल बताते हैं। इसकी समरी बेटा ये थी, जैसे हमारे पास 10% स्ट्रेच हुआ था वायर, है ना। तो हमारा इनिशियली क्या था? आर बराबर क्या था बेटा? रो एल अपॉन ए था, फर्स्ट इक्वेशन। और आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या था? रो तो बदलेगा नहीं, लेकिन एल डैश हो गया एल और ए डैश हो गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया तो आर डैश बाई आर हो जाएगा। भाई लेफ्ट साइड से डिवाइड, राइट साइड से। और इधर क्या होगा? रो एल डैश अपॉन ए डैश अपॉन ये क्या होगा? रो एल बाई ए। तो डेंसिटी कैंसिल, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कैंसिल, और आपका आर डैश आर उधर भेज दो, कितना आएगा? एल डैश अपॉन ए डैश इंटू ये ए बाई एल ऊपर, एल बाई ए ऊपर जाएगा तो ए बाई एल हो जाएगा, इंटू आर कर लिया। तो यहाँ से आपका जो आर डैश आया था वो आया था एल डैश अपॉन एल, लिख लो, एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय आर। यही तो था ना। अब आप बताइए, मेन मसला यहाँ पे एल डैश अपॉन एल निकालने का है। अगर 10% है,
फॉर 10% वी हैव 10% स्ट्रेच। 10% अगर हमने स्ट्रेच किया है वायर को तो क्या आएगा, एल डैश कितना आएगा, एल प्लस 10% ऑफ एल, यही तो आएगा ना। तो इसको लिख सकते हो एल प्लस 10% का मतलब 10/100 इंटू एल, मतलब ये 0.1 एल आएगा। इतनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि ये चीज़ वर्बली कर सकें। 0.1 एल तो ये आएगा 1.1 एल, तो एल डैश कितना आएगा आपका 1.1 एल, तो एल डैश अपॉन एल क्या आएगा 1.1 आएगा। अगर मान लो इसको हम एन कहते हैं तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या है, ए डैश एल डैश किसके बराबर था, ए एल के बराबर। वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग, वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग, तो क्या आएगा ए अपॉन ए डैश किसके बराबर है, एल डैश अपॉन एल के, जो कि क्या है आपका एन मान लिया हमने। तो अगर ये जो ये है वो ये है, कन्फर्म है, तो एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर आर। आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर आर। अब एन कैसे निकालोगे, एन यहाँ कितना है 1.1 है, देखो। आपको अगर डायरेक्टली निकालना हो तो आर डैश बराबर कितना आएगा ज़रा बताएं, 1.1, यही तो एन है आपका, एन स्क्वायर टाइम्स आर, तो आर डैश कितना आ जाएगा 1.21 आर हो जाएगा। फॉर 20% अगर कहें, अगर 20% स्ट्रेच किया गया है तो क्या होगा ज़रा बताओ, 20% अगर स्ट्रेच किया गया है तो एल डैश कितना आएगा, एल प्लस 20% ऑफ एल, यही तो आएगा ना बेटा। तो एल कितना आएगा, एल तो है ही है 20%, मतलब 20/100 मतलब 0.2 एल, मतलब ये आएगा 1.2 टाइम्स ऑफ एल। तो यहाँ से एल डैश अपॉन एल आपको कितना मिल जाएगा बेटा 1.2, यही आपका किसके बराबर है, एन के बराबर। तो आपका आर डैश कितना आएगा, होता है आपका एन स्क्वायर आर होता है, और एन की वैल्यू 1.2 निकाल चुके हैं, तो 1.2 का स्क्वायर आर तो कितना आएगा 1.44 आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, एन स्क्वायर निकालना, या सॉरी एन निकालना, एन निकल जाएगा तो एन स्क्वायर तो निकल ही आएगा। ठीक, तो एक फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो आर डैश बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर आर। अगर कोई कह दे 30% स्ट्रेच किया है वायर को, या 15% स्ट्रेच की बात करे आपसे कोई, चलो अगर हम बोले कि फॉर 15% स्ट्रेच किया गया, कितना स्ट्रेच किया गया, 15% स्ट्रेच किया गया, कितना किया गया 15%, तो हमारा जो एल डैश बनेगा बेटा यहाँ से वो कितना बनेगा, एल रहेगा प्लस 15%, किसका, एल का ही तो रहेगा ना बॉस। तो एल डैश बराबर एल, 15% का क्या मतलब हुआ 0.15 एल, 15% का मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या आएगा ज़रा बताइए 1.15 एल आ जाएगा। तो ये नीचे ले आओ, एल को नीचे ले आओ, तो एल डैश बराबर कितना आ रहा है 1.15 एल, तो एल डैश अपॉन एल कितना आ गया बेटा 1.15 आया। और यही हमारी किसकी वैल्यू होती है, एन की। तो आर डैश कितना आएगा ज़रा बताएं, एन सिंस आर डैश कितना होता है, एन स्क्वायर टाइम्स आर होता है, तो आर डैश कितना हो जाएगा बेटा, एन कितना है 1.15 इंटू का स्क्वायर, एन स्क्वायर इंटू आर। आर जो भी रहा हो सकता है आपको इनिशियल रेजिस्टेंस दे दे कि 10 ओम तक कितना हो जाएगा, तो वो निकाल सकते हो आप, कॉमन सी बात है। ठीक, तो आर डैश कितना आएगा ज़रा बताएं आप यहाँ से हमको, 1.15, 13225, पक्का यही होगा, नहीं ये यहाँ पे होगा 1.3225 टाइम्स ऑफ आर, ये आ गया आर। अगर आपसे कहता है चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, कितना इंक्रीज हुआ है निकाल सकते हो आप, मतलब चेंज इन आर, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, आर था, तो क्या आएगा 1.3225 आर माइनस इनिशियल कितना आएगा, ये है, तो कितना आएगा ज़रा बताएं
0.3225 टाइम्स ऑफ आर। तो रेजिस्टेंस में चेंज कैसे निकालेंगे? जो फाइनली आया है और जो इनिशियली था, ठीक। और अगर आपसे पूछे फ्रैक्शनल चेंज कितना आया है, फ्रैक्शनल चेंज क्या करोगे? डेल्टा आर बाई आर कितना आएगा? 0.3225 टाइम्स ऑफ आर अपॉन आर। कितना आया है? 0.3225। और आपसे पूछ ले परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, बेटा फ्रैक्शनल में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर पूछा जाए परसेंटेज चेंज कितना आया है भाई, फ्रैक्शनल चेंज कितना है? 0.3225 इंटू 100 कितना आएगा? 32.25% का रेजिस्टेंस में चेंज आया है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? इसे आप लोग नोट करें। क्या बता रहे? चलो भाई, तो अब देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से अगला टॉपिक। हमें ये कंफर्म हो गया कि जो नया रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी आर डैश बराबर होगा आपका n स्क्वायर आर, ठीक। और परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आएगा? चेंज इन आर या चेंज इन रेजिस्टेंस, ये होगा चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर केवल इतना लेते हैं तो ये आपका फ्रैक्शनल चेंज है। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस इज चेंज्ड, इसके लिए ये, और हाउ मच परसेंटेज ऑफ द रेजिस्टेंस इज चेंज, इसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये चीज़? ओके। तो हमारा ये फॉर्मूला था भाई, बेचारा कहाँ से कहाँ इसको ले गए। आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। रो इज इक्वल्स टू क्या आया? आर ए बाई एल, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या आया? 1 अपॉन रो, जो कि हमारा सिग्मा आया एल अपॉन आर ए। इन भाई साहब की यूनिट बन रही थी ओम मीटर, इनकी बनेगी इसी का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल यूनिट बन जाएगी। ओम मीटर को रेसिप्रोकल में ले जाओ, ऊपर लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी पावर -1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स लास्ट के 2 लेक्चर्स में, इसके जो स्टार्टिंग वाले 2 लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल क्या है, आपका ओम्स लॉ हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था ग्राफ के साथ, और हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड लेक्चर में रेजिस्टिविटी क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं कमर्शियली। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भाई, एनर्जी कोई भी जनरेट करेगा तो उसका पर्पज़ कोई समाज सेवा तो है नहीं कि जनरेट करके वो फ्री में बांट रहा है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एनर्जी, इन ऑर्डर टू अर्न द मनी, द पर्सन हु इज़ जनरेटिंग द पावर या द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ जनरेटिंग द पावर नीड्स टू सेल दैट पावर, एंड इफ़ एनीथिंग इज़ गोइंग टू बी सोल्ड देन दैट थिंग नीड्स टू बी काउंटेड। तो वो कितनी चीज़ बेची गई, कितनी चीज़ खरीदी गई, उन सब को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एनर्जी के रूल के हिसाब से करते हैं। जैसे कि किलोवाट आवर होता है बेसिकली, तो इंडिया में क्या है कि 1 किलोवाट आवर को क्या माना जाता है? 1 यूनिट। इंडिया में क्या, मोस्टली वर्ल्ड में यही स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। तो अभी वही सब चीज़ें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारा जो वर्क होता है, वर्क जो होता है वो हमारे एनर्जी के बराबर होता है। ये बात से सब लोग इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि इनकी भी यूनिट क्या होती है? जूल, और इनकी भी यूनिट क्या होती है? जूल। और एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। आपके पास किसी काम को करने की कितनी कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड एज योर एनर्जी। और वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब दीज 2 पैरामीटर्स आर ऑलमोस्ट इक्वल।
वो एक अलग बात है कि होल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू होल अमाउंट ऑफ वर्क। यहाँ पे आइडियल सिचुएशन है कि वॉट एवर द एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम डज द एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ वर्क। तो एनर्जी और वर्क आपस में क्या है, सेम चीज़ें हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है एक फॉर्मूला, वोल्टेज इज या पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू वी। यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू वी। इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू क्या है, चार्ज, और वी क्या है, इनटू पोटेंशियल या चार्ज इनटू वोल्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर हम लोग बोले कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, क्यू वी, और ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है वी इज इक्वल्स टू आई आर, या सॉरी ओम्स लॉ में तो खैर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज ना रिप्लेस करके चार्ज को रिप्लेस करें। तो हमने क्या पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, मतलब करंट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और रेट का मतलब क्या होता है, एनी पैरामीटर दैट इज डिवाइडेड बाय द टाइम। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल करंट। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाली जा सकती है, Q हमारा बन जाएगा करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। देखिए टाइम इधर से इधर चला गया। अब इसी Q की वैल्यू को वापस जब उसमें रखेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, Q की जगह क्या आएगा, आई टी इंटू वी। तो इसको थॉरली बोलते हैं VIT, विट। एक तरह से याद करने में आसानी होगी। मतलब वर्क डन निकालना है तो वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम ऑफ फ्लो, करंट कितनी देर तक फ्लो हुआ, क्योंकि जितना ज़्यादा देर तक करंट फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। तो याद रखिएगा यही वर्क डन आपके एनर्जी के बराबर होगा। That energy may be of any form, that energy may be liberated as a heat energy, that energy may be used for doing some work। ठीक है, ये है। तो आप ये समझिए वर्क डन कितना है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, है ना। अगर हम ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू आई आर से रिप्लेस कर दें, यहाँ का जो वोल्टेज है वो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ रखा है कि रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू। तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज की जगह अगर हम आई आर रख दें तो हमारा W क्या बन जाएगा, V की जगह आई आर रखिए तो आई आर इंटू ये आई टी एज इट इज़ रखा रहने दीजिए। तो कितना आएगा, I इंटू आई क्या हो जाएगा आपका, I स्क्वायर R मल्टीप्लाइड बाई टी। तो वर्क डन कितना हो गया, I स्क्वायर आर टी। तो वर्क डन का पहला फॉर्मूला ये था और दूसरा फॉर्मूला ये निकल के आ गया। नाउ कमिंग टू द थर्ड फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, VIT। सिंस वर्क डन इज इक्वल टू VIT, V और T एज इट इज रखा रहने दो क्योंकि V की वैल्यू रख चुके हैं। तो I की वैल्यू यहाँ से भी निकाली जा सकती है। I की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ से, V बाई आर। तो यहाँ पे चाहे तो रेफरेंस में लिख दो, सिंस I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर यूजिंग ओम्स लॉ। तो इस I की जगह यहाँ V बाई आर लिख दे तो वर्क डन कितना आएगा, V इंटू वी कितना आएगा, V स्क्वायर अपॉन आर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर योर वर्क डन। तो देखिए वर्क डन के तीन फॉर्मूले हो गए, एक तो विट मतलब VIT, एक हो गया I स्क्वायर आर टी, और एक हो गया V स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय टी। तो सिंस वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी या एनर्जी, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हीट एनर्जी, H बराबर कितना हो जाएगा, तीनों बराबर होंगे, VIT या I स्क्वायर आर टी या V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला हुआ करता था वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से हमने वर्क डन का क्या फॉर्मूला निकाला, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। तो W इज इक्वल टू क्यू वी आ गया। अब दिमाग में आया कि हमारे पास करंट अवेलेबल है तो चार्ज को रिप्लेस कर दें करंट से। तो I इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है हमने, करंट चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू टी। तो I इंटू टी क्यू की जगह हमने रख दिया तो ये क्या मिल गया, ITV, या इसको VIT बोलते हैं। देखिए I इंटू टी इंटू वी लिखो या V इंटू आई इंटू टी लिखो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो वर्क डन हमारा आ गया VIT। अब इसमें हम एक बार V की वैल्यू IR रख दें। ओम्स लॉ तो पढ़ा है ना कि V बाई आई इज इक्वल टू आर, तो V बराबर IR। तो इसमें V की जगह जब IR रखेंगे, देखिए V की जगह IR रख दिया और IT हमारा एज इट इज रखा है। तो I इंटू आई मिल के I स्क्वायर बना लिया और R इंटू टी बच गया। तो वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला भी हमको मिल गया। तीसरा फॉर्मूला VIT तो है ही है हमारा एज यूजुअल फॉर्मूला।
तो उसी फॉर्मूले में v और t एज इट इज रखा है। देखिए I की जगह ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हो, v बाई आर। देखिए r नीचे भेज देंगे v के, तो I की जगह हमने क्या लिख दिया, v बाई आर। तो v इंटू वी क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी बन गया। तो वर्क डन के एनर्जी, हीट एनर्जी के 3 फॉर्मूले हमें बेसिकली यहाँ पे देखने को मिले, तो इसे आप लोग नोट कर लें। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, हमारा नेक्स्ट टर्म आता है पावर। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे पावर, या इलेक्ट्रिकल पावर कह सकते हो इसको। P से डिनोट करते हैं। पावर का मतलब है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। पावर का क्या मतलब है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर का मतलब, रेट का मतलब एनी पैरामीटर दैट इज डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एज योर पावर। इसकी बेसिक यूनिट वर्क डन की कितनी होती है, जूल, और टाइम की कितनी होती है, सेकेंड। और इसी को कंबाइन में हम लोग क्या बोलते हैं, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या मतलब हुआ कि वर्क डन अपॉन टाइम। जैसे हम लोगों ने करंट को समझा था ना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट क्या बना, Q अपॉन टी बना। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। तो मतलब क्या हुआ, वर्क डन अपॉन टाइम। जैसे मान लो एक इंसान है, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक एक ऑब्जेक्ट को पहुंचाता है जिसकी हाइट 10 मीटर है, 20 kg के मास को 2 मिनट में पहुंचाता है एक डेफिनेट हाइट में। और एक इंसान है जो वही मास को वही दूरी पे पहुंचाना है, उतनी ही हाइट पे, और वो 4 मिनट लेता है। तो ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, जो कम टाइम में ज़्यादा वर्क करेगा। देखो ना यहाँ से पावर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा टाइम लेगा पावर उसका उतना ही कम है, और जितना कम टाइम लेगा पावर उसका उतना ही ज़्यादा है। तो वर्क डन के तीनों फॉर्मूले में, देखो वर्क डन के तीनों फॉर्मूले में अगर हम टी से डिवाइड कर दें, वर्क डन क्या 3 फॉर्मूले आए, देखिए वर्क और हीट तो सेम है ना, वी आई टी अपॉन टी कर दें, या कह दें आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन टी कर दें, या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन टी कर दें। तो ये देखिए टी से टी कट जाएगा। तो पावर के बेसिकली आपको 3 फॉर्मूले मिलेंगे। एक तो मिलेगा वोल्टेज इंटू करंट, एक मिलेगा आई स्क्वायर आर, एक मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन आर। यूनिट क्या बनेगी, वॉट्स, या डब्ल्यू कह सकते हो इसको। वर्क डन वाला डब्ल्यू नहीं है ये, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पावर का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक है। अब हम लोग ये पुराना रिलेशन डिलीट कर देते हैं। मोबाइल चला चला के आदत पड़ गई है डिलीट और रफ करना भूल गए, रफ करना बोलना भूल गए, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपका हो गया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब देखिए पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि दी एसआई यूनिट ऑफ पावर, दी एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ठीक। पावर की एसआई यूनिट क्या है, वॉट। कुछ कमर्शियल यूनिट्स देखो क्या होती हैं। एसआई यूनिट पावर की क्या हो गई, वॉट, डिनोटेड बाय द लेटर डब्ल्यू। ये वर्क डन वाला डब्ल्यू नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट डब्ल्यू, ठीक है। धमाल मूवी वाला भी डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू के नीचे 5 करोड़। खैर, तो ये हो गया। अब देखो एक बेसिक यूनिट होती है हॉर्स पावर। क्या होती है, अक्सर ये इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, खास करके मोटर्स वगैरह, उनका पावर किस में डेवलप देखा जाता है, इसको एचपी बोलते हैं, हॉर्स पावर। देखिए बेसिकली ये हॉर्स पावर है बहुत एंशियंट यूनिट। होता क्या था कि पहले के ज़माने में घोड़ा या गधा या खच्चर, ये सब एनिमल्स थे जिनको हम लोग लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में
हम लोग इस्तेमाल करते थे, तो वो लोग ये देखते थे यूनिट ऐसे बनाई गई है कि एक गधा या घोड़ा या जो भी उस वक्त जानवर अवेलेबल रहा हो, हॉर्स को ही नाम लिया तो हॉर्स ही रहा होगा ऑब्वियसली, हॉर्स के ऊपर ये लोग फिजिकल लोड लाद देते थे, ईंटा पत्थर या मिट्टी वगैरह या सैंड वगैरह। तो वो एक जगह से दूसरी जगह कितना वजन लेके जा रहा था, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा था और कितने वक्त में जा रहा था, तो एक हॉर्स की पावर थी। तो जब इसको कैलकुलेट किया गया तो एक हॉर्स की पावर निकली कितनी, 746.3 वॉट्स। इसको अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं 1 हॉर्स पावर इज नियरली इक्वल टू 746 वॉट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए वॉट्स बहुत एक तरह से देखा जाए छोटी यूनिट है, जनरली जो पावर कैलकुलेट होता है वो किलो वॉट में, तो 1 किलो वॉट क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक में कि किलो किसी भी पैरामीटर के आगे लग जाए दैट पैरामीटर इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय द 1000। 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट या 10 टू द पावर 3 वॉट्स। फिर आता है मेगावाट, 1 मेगावाट कितना होता है 10 टू द पावर 6 वॉट्स। फिर एक होता है 1 गीगावाट, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 वॉट्स। फिर एक होता है टेरावाट, एक होता है आपका टेरावाट, ये मतलब होता है 10 टू द पावर 12 वॉट। ओवरऑल घर का लोड जिसमें कैलकुलेट होता है, घर का पावर कंजम्पशन किलोवाट्स में होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपके यहाँ कितने किलोवाट का मीटर है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 6 किलोवाट्स, ठीक है। और एक एरिया का लोड बेसिकली मेगावाट्स में कैलकुलेट किया जाता है और एक पूरे शहर का लोड बेसिकली गीगावाट्स में। हमारे कंट्री में क्या है कि पावर कंजम्पशन, पावर जनरेशन और कंजम्पशन को गीगावाट्स या हो सकता है टेरावाट्स में भी किया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा अल्टरनेटर मतलब होता है द वन विच जनरेट द इलेक्ट्रिकल पावर, उसकी कैपेसिटी है लार्जेस्ट अल्टरनेटर की 500 मेगावाट्स। 500 मेगावाट्स का इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहा है वो। अब 500 मेगावाट्स को अगर हम घरों में तब्दील करें, केवल एक नहीं है जो पूरे हिंदुस्तान को बिजली सप्लाई कर रहा है, इस तरह के लाखों होंगे, हज़ारों होंगे। थर्मल प्लांट्स में कुछ लगे हैं, कुछ हाइड्रो प्लांट्स में लगे हैं। तो जरा देखिए क्या है ये मेगावाट, बेसिकली इसको प्रैक्टिकली फील करिए कि ये मेगावाट्स है क्या। देखो 1 मेगावाट कितना होगा, कितने वाट के बराबर होगा, 1 मेगावाट होगा 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 6, ठीक, इतने वाट्स हो गए ये। अब आप ये समझो 500 इंटू, इसको 2 पार्ट में लिख लो, 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट्स, क्या आएगा 500 इंटू 10 टू द पावर 3। अगर ये 10 टू द पावर 3 हटा दें, 1000 हटा दें या डिवाइड कर दें यहाँ से 1000, तो ये किलोवाट बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये हटा दिया तो ये पूरा किलोवाट बन गया। अब आप समझो कि 500, 1 2 3 0 ये पावर वाले किलोवाट, 5 लाख घरों को बिजली दे सकता है अकेले। सोचो हमारा हिंदुस्तान कितना महान है कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है कि एक सिंगल अल्टरनेटर इज जनरेटिंग 500 मेगावाट्स ऑफ पावर, कि वो 5 लाख घरों को, अगर सबका 1 किलोवाट का लोड है तो, नहीं तो केवल 1 लाख घरों को, बहुत होता है यार, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो ये है पावर का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे, तो इसे आप लोग नोट करें जल्दी से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है कि एनर्जी है, एनर्जी कंजम्पशन कह दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी का तो कंजम्पशन हो चाहे जनरेशन, हमसे क्या लेना तेरा, लेकिन हाँ कंजम्पशन का ही बोला जाता है बेसिकली। अब देखिए भाई, हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं घर में, या जनरली अगर आपका 2 कमरे का भी मकान है, घर में 2-4 लोग भी हैं, तो मोस्टली हमारे पूरे घर का लोड होता है 2 किलोवाट्स, जिसमें आपका बल्ब, टेलीविज़न और आपका रेफ्रिजरेटर, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो वॉट वगैरह में अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम लोग वॉट न यूज़ करके
किलोवाट इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात समझ में आई कि वाट में क्यों नहीं लेते। जनरली घर में मीटर लगा होता है, ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ 1500 वाट का मीटर लगा है या 2000 वाट का या 5000 वाट का। देखो यूनिट्स वगैरह भी वैसी ही इस्तेमाल की जाती हैं जैसे ज़रूरत होती है। अब जैसे सोना क्या कुंटल में नहीं नापा जा सकता, जो घर में ख़रीदता है इंसान 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम, लेकिन ग्राम्स में क्यों नापा जाता है। अब कुंटल में लिखना हो 5 ग्राम सोना लाया 0.00005, कितना अजीब लगेगा ना। तो ज़रूरत के हिसाब से, अब पेपर की थिकनेस नापनी है, क्या किलोमीटर में नहीं लिख सकते, उसको लिख सकते हैं, लेकिन कितना गंदा लगेगा यार, 0.000186 किलोमीटर। तो जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे वैसी यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से चांद तक की दूरी मिलीमीटर में नापो, कितना ख़राब लगेगा, कितने अरब खरब मिलीलीटर, 3 लाख किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर। खैर समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो यूनिट भी उसे, अब पावर एक ऑन एन एवरेज, एक एवरेज इंसान की जो कि हिंदुस्तान में रहता है मोस्टली, तो भाई एक घर का लोड 1 किलोवाट तो मिनिमम होगा ही होगा। तो यूनिट को अच्छे से यूज़ करना चाहिए जो हमें जैसी ज़रूरत हो, इसीलिए तो इतनी यूनिट्स बनाई गई हैं। ठीक है, तो किलोवाट में यूज़ होता है। जैसे मान लो अगर हम लोगों ने बोला कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, अगर हम वर्क की बात करें कितना आएगा भाई, वर्क की बात करेंगे तो ये आएगा पावर इंटू टाइम, आएगा कि नहीं आएगा, पावर इंटू टाइम। अगर 1 जूल वर्क है तो क्या होगा, 1 वाट का पावर चला है कितने देर तक, 1 सेकंड तक है। देखिए अगर 1 जूल वर्क है तो पावर कितना रहा होगा, 1 वाट का रहा होगा और 1 सेकंड के लिए चला होगा, तभी तो इनका प्रोडक्ट 1 देगा। 1 वाट का पावर वाली कोई चीज़ 1 सेकंड तक चली हो तो उसको क्या बोलेंगे कि वो 1 जूल ऑफ एनर्जी। वर्क क्या है भाई, ये एनर्जी है भाई। चलो अब थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो कितनी एनर्जी खर्च हुई, 1 जूल ऑफ एनर्जी खर्च होगी, तो क्या होगा, 1 वाट की कोई चीज़ 1 सेकंड तक चलेगी। अगर हम बोले कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है, तो बेटा ये किलोवाट क्या है, ये पावर की यूनिट है, और आवर क्या है आपका, टाइम की यूनिट है। तो पावर इंटू टाइम क्या देगा आपको, एनर्जी देगा ना बेटा। अभी समझिएगा, देखिए मज़ा आने वाली है। 1 किलोवाट आवर, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें बेसिक यूनिट में तो 1 किलोवाट किसके बराबर है, 1000 वाट्स के बराबर है, और 1 आवर किसके बराबर है, 60 इंटू 60 सेकेंड्स के बराबर है। तो अगर हम 1 किलोवाट आवर की बात करें तो 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, और 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड्स। स्टैंडर्ड तरीका ये है कि डिजिट के, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, 1 डिजिट के बाद राइट साइड में पॉइंट होना चाहिए। ये लिख दोगे गलत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है उसको भी फॉलो करना होता है, कभी कभी ज़रूरी हो जाता है ये, खास करके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो 3.6 इंटू 10⁶, और वाट सेकंड क्या होता है बॉस, देखो ना, वाट सेकंड किसके बराबर है, जूल के बराबर है। और याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट ऑफ, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के बराबर होता है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऑन एन एवरेज जिसका चार्ज होता है फॉर यूपी, दिल्ली की बात ना करिएगा, वहाँ फ्री है 300 यूनिट, आई एम टॉकिंग अबाउट अवर स्टेट यूपी, ऑन एन एवरेज इसका 5 से 6 रुपीज़ के बीच में 1 यूनिट का इस्तेमाल, 1 यूनिट का प्राइस इतना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अलग अलग तरह के यूज़र्स को अलग अलग रेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि एक कोई छोटा यूज़र है, ही और शी, जेंडर डजेंट मैटर, वो कितना भी यूज़ कर रहा है, मान लो 200 यूनिट तक यूज़ कर रहा है तो 5 रुपये रेट लगेगा। मुझे एग्जैक्टली रेट नहीं पता, लेकिन यह है कि 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से लगेगा। इफ़ समवन क्राइटेरिया मतलब ऐसे ही बनता है, मान लो 300 यूनिट से ऊपर यूज़ कर रहा है तो 5.5 रुपये लगेगा, 6 रुपये लगेगा। 400 यूनिट से ऊपर है तो 7.5 रुपये लगेगा, 8 रुपये लगेगा। जो बड़े कंज्यूमर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, जिनको फैक्ट्री वगैरह चलानी होती है, उनके लिए 10 रुपये 12 रुपये यूनिट्स भी है। तो ये था आपका पूरा एनर्जी कंजम्पशन का कैसे कैलकुलेशन हमारे पास हो सकता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। एक चीज़ थोड़ा सा मेरे मन में आ रहा है कि मैं इसे बता दूं, आप लोगों ने सुना होगा 0 वाट का बल्ब, ऐसा हो सकता है? 0 वाट का बल्ब है, आप लोग यूज़ करते हो अक्सर नाइट लैंप में या कहीं पर भी। ऐसा होता ही नहीं है। पहली बात तो किसी चीज़ के पास अगर कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा
तो उसका वॉटेज कैसे निकाल लिया आपने, है ना। तो 0 वाट का बल्ब क्या 0 इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या था, पहले इस तरह के मीटर्स हुआ करते थे, एनालॉग मीटर्स। कौन से मीटर्स? देखिए, मेजरिंग डिवाइसेस आपके दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक डिजिटल जो कि डिस्प्ले करके बताते हैं, और एक होता है आपका एनालॉग जो कि इंडिकेट करके बताते हैं। जैसे आपकी बाइक में, स्कूटी में, कार में एक एनालॉग मीटर होता है जो कि उसका ऐसे कांटा लगा होता है, जितनी स्पीड पे आप चल रहे होते हैं वो उसी हिसाब से बताता जाता है, वहाँ इंडिकेट करता है, डिस्प्ले नहीं करता। और एक होता है डिस्प्ले वाला कि दैट यू आर ट्रेवलिंग एट दिस स्पीड, नाउ दिस, वो कम ज़्यादा होता है। तो पहले होते थे आपके एनालॉग मीटर्स, तो वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते थे कि इतने कम वॉटेज को मेजर कर सके, तो उसको वो लोग क्या बोल देते थे? 0 वॉटेज। इसे नोट करें आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू सो मच।